छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी बातें जो डायबिटीज मधुमेह के रोगी को रखनी चाहिए ख्याल। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे इस खास एपिसोड में आप डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्लारे, जो कि बालाघाट जिले के जाने माने मधुमेह विशेषज्ञ हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको तरह तरह की ऐसी जानकारी मिलेगी कि क्या है लक्षण डायबिटीज के, कौन सी उम्र में होती है डायबिटीज, उसका कैसे हो सकता है उपचार, किन श्रेणियों में होती है डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और जिस जिस प्रकार के आपके मन में है प्रश्न डायबिटीज को लेकर के, देखेंगे इस खास खबर में। मैं राजा उत्कर्ष शुक्ला, इस खास पेशकश क्या है आपको ख्याल आपके स्वास्थ्य का। जी हाँ साथियों, देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जा रहा है कि वर्तमान पूरे विश्व में ख्याति फैल गई डायबिटीज को लेकर के, खासकर एक बिंदु आता है कि डायबिटीज का मुख्य कारण क्या होता है, कि क्यों होती है आखिर डायबिटीज, क्या कहना है आपका? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस है जो कि हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, उसकी कमी के कारण होता है, या वो हार्मोन सिक्रीट होता है वह बराबर काम नहीं कर पाता उसके कारण होता है। और हमारी बदलती जीवन शैली जो है जी, इनएक्टिवनेस, बैठे बैठे रहना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, जंक फूड खाना, यह भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को बढ़ावा देते जा रहा है। आज के समय में आप ये मान के चलिए कि लगभग हर पाँच में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ होते जा रही है। जी। और डायबिटीज़ मुख्यतः 3 तरह की होती है। वैसे और भी अन्य टाइप हैं डायबिटीज़ के, बट जो हमारी जनरल पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है, यह मुख्यतः 3 तरह की है। टाइप 1 डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, और तीसरी गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बता दिया कि डायबिटीज 3 प्रकार की होती हैं, वो खासकर, और ये डायबिटीज को रोकने का क्या एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है, जिसे हम देखें कि जैसे कि जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं है और उसे पता नहीं कि मुझे शुगर होगी, तो उसके कुछ एक ऐसे लक्षण होते होंगे जिससे उसे पता चल सके कि हाँ मुझे डायबिटीज हो चुकी है या होने वाली है। डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण हैं प्यास का अधिक लगना, बार बार यूरिन का आना या पेशाब का बार बार आना, शरीर में यदि कोई घाव हो रहा है तो उसका बहुत लेट भरना, अचानक से वजन कम होना, भूख लगने पर पसीना आ जाना, जब ज़्यादा देर भूखे हैं तो चक्कर आ जाना या बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना। इसमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन का आना और भूख लगने पर पसीना आना, अचानक से वजन कम हो जाना। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि डायबिटीज में सर्वाधिक खतरा किस चीज का होता है, क्योंकि ऑर्गन्स पे भी इसका काफी ज्यादा इफेक्ट आने लगता है एक समय के बाद में, तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जिस पे ज्यादा दुष्प्रभाव होता है शुगर के कारण? हमारे शरीर में जो शुगर होती है जी, रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग में जाती है। जी, तो इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो शरीर का हर वह अंग जहाँ पर रक्त वाहिनियों द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है वहाँ तक शुगर पहुँचती है, और ये शरीर के हर ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। यह डिपेंड करता है कि कितने साल पुरानी उसको डायबिटीज़ है जी, है, और उस व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, वह प्रॉपर दवाओं का उपयोग करता है कि नहीं करता, अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए वह एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता, या परहेज करता है कि नहीं करता। यह इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमारे शरीर पर कौन से कॉम्प्लिकेशन कब दिखाई देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये डायबिटीज की एक प्रकार से भी चल रहा है कि कई जगह ये पता चलता है कि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो जन्मजात ही उन्हें शुगर की समस्याएं होती, मधुमेह की बीमारी के रूप में आ जाती है। तो ये किस प्रकार की शुरुआत हो रही, चूंकि माता पिता को शुगर होने के कारण क्या हेरिडिटी के रूप में भी बच्चों पर आ रही है, क्या है इस पर आपका जवाब? मैंने आपको बताया कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जी, टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों से लेकर के, छोटे बच्चों से लेकर के 30 साल के पहले पहले के लोगों को होता है। इसमें केवल और केवल इंसुलिन के इंजेक्शन ही कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन नहीं बनता है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। जी,
तो बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां होती हैं कि कोई पत्ता खा लें, कोई जड़ी बूटी खा लें, या छोटे बच्चों में जो शुगर की बीमारी है उसके लिए कुछ मेडिकेशन नहीं है तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे भ्रामक चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरह की बात करेंगे। किंतु टाइप 1 डायबिटीज़ या जो छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होती है उसका केवल एक ही उपचार है, केवल और केवल इंसुलिन। उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में दवाएं काम नहीं करती हैं, केवल इंसुलिन काम करता है और व्यक्ति की जीवन शैली उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। डॉक्टर साहब, अभी बच्चों की तो वर्तमान में चर्चा होगी, अब ये चाइल्ड के बाद अपन जाते हैं बाद में। अब जैसे कि बड़ी उम्र के बच्चों में अब शुगर आती है, जैसे नौजवानों में शुगर का भी, मधुमेह का काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए आ रहा है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है आखिर में, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में हो गया। टाइप 2 डायबिटीज़ 30 से 35 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों में, जो हमारी दैनिक दिनचर्या में अधिकतम लोगों को देखने में मिलती है, वह है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन बन रहा होता है जी, किंतु उसके कार्य करने की क्षमता में मतलब डिस्टरबेंस हो जाता है जी। या तो उसके रेजिस्टेंस हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जिसके कारण प्रॉपर इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए दवाओं का ऑप्शन है, टेबलेट्स हो सकती हैं, आपका एक्सरसाइज हो सकता है, और तीसरा लास्ट ऑप्शन होता है इंसुलिन का। इंसुलिन सबसे बेस्ट थेरेपी है जी। किसी भी तरह के डायबिटीज के लिए, किंतु केवल और केवल एकमात्र थेरेपी है टाइप 1 डायबिटीज के लिए जो बच्चों में होती है। जी। टाइप 2 डायबिटीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खान पान में परहेज करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, दवाएं दे सकते हैं, ओरल टेबलेट्स आती हैं जो शरीर के अलग अलग तरह के डिफेक्ट के हिसाब से दवाएं होती हैं। वह शरीर के डिफेक्ट को HbA1c 3 महीने की एवरेज शुगर और यूरिन से कितने प्रोटीन जा रहा है या शुगर जा रही है, उसके हिसाब से हम लोग सब एडजस्टमेंट कर करके देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की जो संख्या है वह बहुत अधिक है क्योंकि यह बड़े लोगों में होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो डायबिटीज़ की, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनको थायराइड की समस्या है, जो जंक फूड का अधिक सेवन करते हैं, जिनका बैठे बैठे का काम है, अपने खान पान में परहेज नहीं करते, साथ ही साथ कोई व्यसन है, सिगरेट स्मोकिंग है या अल्कोहल है, ऐसे व्यक्तियों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और इसके अलावा तीसरे तरह का जो डायबिटीज़ है वह गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़। जी, गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़ जब महिला के गर्भ में बच्चा होता है तो उस स्थिति में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना चालू होता है, जिसके कारण शुगर की मात्रा रक्त में बढ़ने लगती है। जी, इस केस में यदि प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो यह गर्भावस्था खत्म होने के बाद जब महिला अपने दैनिक दिनचर्या में लगती है तो उसके कुछ समय बाद यह डायबिटीज कन्वर्ट हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज में। अच्छा, तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब पेट में नवजात शिशु है तो उस समय डायबिटीज की स्क्रीनिंग अच्छे तरीके से कराएं। अपने ये तो गंभीर और ध्यान रखने योग्य बात है। और साथ ही साथ जब यदि पता चल जाता है तो हम उसके लिए काम करें कि एक्सरसाइज पे ध्यान दें, खाने पीने पे परहेज करें, मीठा नहीं खाएं और डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसको माने, तो ताकि वह गर्भावस्था के बाद होने वाला जो टाइप 2 डायबिटीज कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम लोगों में, वह कन्वर्ट ना हो पाए। तो यह स्पेशल 3 श्रेणियां हो गई, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जिसके अगर मधुमेह की हिस्ट्री परिवार की कोई नहीं है जी, और वर्तमान में वो नियमित रूप से व्यायाम कर रहा हो और शराब आदि इत्यादि का या सिगरेट का हो, ये इसी कोई भी प्रकार के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करता हो, ऐसे बहुत से लोगों में भी डायबिटीज देखने के लिए मिल जाती है, तो उसका क्या कारण होता होगा कि उनको डायबिटीज हो रही है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अभी कोरोना महामारी आई थी जी, तो स्टडी में ये पाया गया कि कोरोना जो वायरस था जी, वो डायबिटोजेनिक वायरस है। मतलब अभी आप देखेंगे कि जो बहुत सारे नौजवान युवकों में एकदम से डायबिटीज आई
जी। तो फिर कहीं पता चला कि उनको पहले कोरोना हो चुका है या कोविड जैसी बीमारियों से वो जूझ चुके हैं, हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगे, बीच में स्टेरॉइड भी देना पड़ा। तो अभी जो नौजवानों में ज़्यादा डायबिटीज़ देखने मिल रही है, यह कोविड के कारण हुई है। जी, है ना। यह अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया कि कोरोना वायरस, कोविड मतलब जो वायरस है ये डायबिटोजेनिक वायरस है, अच्छा, जिसके कारण मतलब लोगों को डायबिटीज की समस्या अच्छा, हो जिसे गई। कोरोना हुआ है उसकी हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उसको भविष्य में हाँ हो सकता है डायबिटीज का खतरा। हाँ, हो सकता है, इसलिए वह अपनी स्क्रीनिंग कराते रहें, शुगर बीच बीच में चेक कराते रहें। कोई लक्षण ऐसे दिखें जैसे कि बार बार यूरिन का आना, बार बार प्यास लगना, अचानक से वजन कम हो जाना। जी। अभी हम देखेंगे कोरोना काल के बाद बहुत सारे नौजवान युवक जो 80-80 किलो के थे, एकदम से अचानक से उनका वजन कम हुआ और वो 60-65 किलो के रह गए। तो जब शुगर की मात्रा की गई तो पता चला कि बहुत हाई लेवल पे शुगर आ रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा एक उद्देश्य रहता है कि लोगों को जानकारी ऐसी प्रोवाइड की जाए जिसमें वो बीमारी के लक्षण को ध्यान में रख करके अपनी स्क्रीनिंग करा सके। हाँ, वो जिम्मेदारी खुद की स्वयं की समझते हुए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, स्वास्थ्य में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार पेशाब लग रही है, मुझे बार बार मुंह सूख रहा है, पानी की प्यास लग रही है, अचानक भूख बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन आना, कुछ एक ऐसे जो आपने मुझे बताया कि इस प्रकार के लक्षणों से भी हम समझ सकते हैं कि हाँ मैं डायबिटीज की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे हो सकती है आशंका कि हो सकता है मुझे भी डायबिटीज हो। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि वर्तमान में नौजवानों में बहुत सारा कौतूहल का विषय रहता है कि मुझे शुगर हुई है अथवा नहीं हुई है, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि उससे शुगर हुई है या नहीं हुई है। और कई जगह ये प्रश्न आते हैं कि भैया ये HbA1c क्या होता है, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। जैसा कि पहले हमने बताया कि जो लक्षण होते हैं शुगर के, उसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट करा करके देख सकते हैं कि रक्त में कितनी मात्रा शुगर की है। यदि 8 घंटे के खाली पेट के बाद सुबह की जो शुगर है खाली पेट की, यदि वह 126 से ऊपर है तो ये मान लीजिए कि आप क्लियर कट डायबिटिक हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर यदि 200 के ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं। और 3 महीने वाला HbA1c जो करा के देखते हैं, जो कि 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है, वह 6.3 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं। 6.3 HbA1c जिसका भी आता है या 6.5 तक के भी आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दवा खाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति केवल परहेज करके, अब परहेज क्या करना है, मीठा नहीं खाना है। मीठे में फल भी आ गए जो मीठे होते हैं, चॉकलेट्स हो गई, केक हो गया, मिठाइयाँ हो गई, शुगर फ्री मिठाइयाँ खा सकते हैं जो शुगर फ्री उनसे पदार्थों से बनाई जाती है। तो मीठे का परहेज। दूसरा, चावल कम खाना है या नहीं खाना है, और कम यदि खाते हैं तो जो हम पहले पसा करके जो पानी निकाल देते थे उस हिसाब से, कुकर में पकाते हैं तो पानी अंदर ही रह जाता है, तो वो नहीं खाना है। पसा करके चावल खाना है, वो भी थोड़ा सा, या तो ना ही खाइए और खाइए तो थोड़ा खाइए, पसा करके खाइए। रोटी का अधिक सेवन करना है, सलाद का अधिक सेवन करना है, अधिक प्रोटीन वाली चीजें खाना है। कार्बोहाइड्रेट जितने होते हैं, जैसे मैदा और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें थोड़ा सा कम करनी है। अपने दैनिक दिनचर्या में 30 मिनट की एक्सरसाइज को बिल्कुल रखना है। चाहे आप वॉक करते हो, दौड़ते हो, ट्रेडमिल करते हो, तो या साइकिलिंग करते हो, योगा या प्राणायाम जो भी करते हैं, तो कम से कम 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज होना चाहिए, कम से कम सप्ताह में 5 दिन। जी, सप्ताह में 7 दिन में आप 5 दिन भी 30 मिनट से 35 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो यह काफी हद तक आपके जो न्यू डायबिटिक मरीज हैं जी, तो उनको दवाओं के सेवन से बचा सकता है। जी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की दवाएं चल रही हैं जी, या जिनको बहुत अधिक दवाओं की रिक्वायरमेंट है, जी, अगर ऐसे व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी दवाओं की डोजिंग कम होती है या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। क्यों? एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो टाइप 2 डायबिटीज बताया था जो बढ़ती उम्र में होता है, उसमें उसका डिफेक्ट ही मेन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो एक्सरसाइज के माध्यम से हमारे शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जिसमें दवाएं अच्छे से कार्य करती हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे तो हमें दवाओं की मात्रा कम होगी, और जो नए डायबिटीज वाले हैं उनको दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो
मेन चीज क्या है हमारे लिए? परहेज करना जी। और एक्सरसाइज करना। तो हमारी दवा या तो नहीं लगेगी, या जिनको बहुत अधिक दवा की मात्रा है वो दवाएं कम हो जाएंगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि वर्तमान में क्या ऐसा संभव हो पाता है कि क्या डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है? ये भी बड़ा प्रश्न आता है कि आप ये दवा खा लें तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। क्या शुगर जड़ से खत्म हो सकती है, जीवन पर्यंत रहती है, जिसे हम मेंटेन करके चलें तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं? शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, जी। जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसका कोई साइंटिफिक अभी तक कोई औपचारिक बात नहीं आई। मैं इस बारे में आपको बताता हूं। हमारा शरीर केवल और केवल जी। केवल और केवल ग्लूकोज यूज करता है, शुगर यूज करता है हमारा शरीर। शरीर के कुछ अंग हैं जो दूसरे पार्ट यूज करते हैं, किंतु 99% हमारा शरीर केवल और केवल ग्लूकोज यूज करता है। आप देखेंगे जब भी कोई बोलते हैं ना कि थकान हो गई, ये हो गई, ग्लूकॉन दिलाओ, ग्लूकोज पिलाओ फटाफट इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तो हमारा शरीर का हर एक सेल ग्लूकोज यूज करता है। जब हमारे शरीर में डिफेक्ट उत्पन्न होता है किसी भी कारणों से, तो उस शुगर को जो नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन, वो स्रावित नहीं होता या कोई डिफेक्ट हो रहा है, तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है ना। यही मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस है। यह एक सिंगल बीमारी नहीं है, यह मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस है, बहुत सारे छोटे छोटे डिफेक्टों का समूह है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है ना। क्या होता है कि हम यदि खाना नहीं खाएंगे जी, तो हमारे शरीर में जो सुचारू रूप से काम करने के लिए एनर्जी नहीं आएगी, ग्लूकोज नहीं बनेगा। हम जो भी चीज खाते हैं तो वह हमारे शरीर में पच करके ग्लूकोज ही बनता है। एंड प्रोडक्ट हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो मल के द्वारा शरीर के बाहर कर दिए जाते हैं, और शरीर में यूटिलाइजेशन करने के लिए ग्लूकोज या शर्करा हमारे शरीर में घूमते रहती है। ठीक है, तो अब बात खत्म हो गई कि शुगर को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे जीने का आधार है। तो शुगर को मैनेज करना एक तलवार पे चलने जैसा होता है, दोधारी तलवार है। बहुत ज्यादा कम हुई तो नुकसान है, बहुत ज्यादा बढ़ गई तो नुकसान है। इसको एक पॉइंट में एक मैनेज करना होता है, एक लिमिट में रखना होता है बस। शुगर को जड़ से बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। अगर यदि हम शुगर को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ही शरीर का नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, अब थोड़ा सा हम प्रकाश डालें कि इसके लक्षण क्या होते हैं। कई लोगों में देखा जाता है कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसके लक्षण कैसे होते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति के पास मशीन उपलब्ध नहीं हो पाती। हमारे कुछ एक ऐसे दर्शक भी होंगे जिनके पास मशीनें उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आइए जानेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से कि कैसे पहचाने हम कि हमारी शुगर बढ़ी है या घटी है। देखेंगे लक्षण के माध्यम से। शुगर की बीमारी में शुगर बढ़ भी सकती है और बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। यदि कोई शरीर में स्ट्रेस वाला फैक्टर हो गया तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी फीवर हो गया या यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो कभी बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती है। तो जब भी शुगर शरीर में कम होती है, एक 70 से कम जब शुगर होती है तो घबराहट होना चालू हो जाती है, अचानक से पसीना आना चालू हो जाता है। ठीक है, डबल दिखना चालू हो जाता है, डिप्लोपिया बोलते हैं जिसको, है ना। थोड़ा सा इंसान डल होना चालू हो जाता है, ड्राउजी होना चालू हो जाता है, कुछ उसको समझ नहीं रहती, कुछ उल्टा सीधा बोलना चालू कर देता है, या किसी को पहचानने में भूल कर देता है, या बेहोश होने लगता है। तो यह कम शुगर होने के लक्षण है जी। जब अधिक शुगर होती है तो घबराहट भी हो सकती है, पसीना भी आ सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, ब्लर दिखने लग सकता है, बहुत बार यूरिन हो सकती है, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब समस्याएं मतलब हो सकती है, और व्यक्ति इसके माध्यम से अब वो हो सकता है कि नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। साथियों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे हो सकती है शुगर के लक्षण कम और ज़्यादा में। जी हाँ साथियों, डॉक्टर ने आपको नियमित रूप से व्यायाम करने का सुझाव दिया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये डायबिटीज़ कैसे होती है, इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या परिदृश्य होते हैं, क्या परिकल्पना होती है, इसके तीनों मापदंडों को डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही अच्छे और साफ तरीके से समझाया। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। विशेष करके कई लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है, भैया फल तो मीठा है, उसे हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। कई जगह प्रश्न ये आता है, भैया रोटी में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है। और तरह तरह के जो है इसमें प्रश्न आते हैं कि हमें रोटी मिक्स अनाज की खाना चाहिए, अगर चावल खा रहे हैं तो उसे कुकर में खाएं या हम उसे पसा करके खाएं। तो अब इस विशेष कड़ी में हम देखेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे भारत देश में खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है।
जी। तो इसमें एक फिक्स पैरामीटर नहीं दे सकते जी। और जितना ज़्यादा हम खाने को फिक्स पैरामीटर देते हैं लोगों को, उतना ही वो लापरवाह होते हैं, कुछ दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो एक सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि वो चीज़ नहीं खानी है जो मीठी होती है। जी। है ना। रोटी अधिक क्यों खाना है? रोटी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या मिक्स आटे की रोटी, है ना। अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मिक्स आटा करके कर रहा है। जी। है ना। तो रोटी अधिक खाइए। सलाद अगर खाते हैं तो दैनिक दिनचर्या में मिक्स अनाज की रोटी में थोड़ा अपन करें कि मिक्स अनाज की रोटी में अगर कुछ लोग खाते हैं, हाँ, तो उनसे कौन से अनाज मिलाने चाहिए उसमें? देखिए, मिक्स जो अनाज रहते हैं उसमें आपका चना भी हो जाता है, ज्वार भी आ जाता है, सोयाबीन भी आ जाता है, ठीक है। गेहूं तो मेन इंग्रेडिएंट है ही रोटी के लिए। बाजरा भी जोड़ सकते हैं। आजकल तो मिलेट्स जो हैं इनमें रागी, ज्वार, बाजरा, ये तो मिक्स करके ही आजकल ट्रेंड चल पड़ा है बनाने का। और पैक्ड आटे भी आते हैं, मिक्स्ड आटे भी आते हैं। कई लोग अपने घर में भी प्रिपेयर करते हैं इस तरीके की उसको। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। तो इसका पाचन स्लो होता है। पाचन स्लो होता है तो क्या होता है, शुगर पचने में स्लो होगा तो एकदम से भूख नहीं लगेगी और शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। शुगर जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे बढ़ती है। हमने एक रसगुल्ला खा लिया जी, तो और साथ में थोड़ी सी चाशनी उसकी ग्लूकोज वाली है वो ले ली, या ग्लूकॉन डी का पानी पड़ लिया, तो तुरंत ही कुछ ही मिनटों या घंटों में वो एकदम से पीक पे पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली शुगर तो हमारे शरीर में रोटी भी बना रही है, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा है, समय अधिक लग रहा है, एकदम से पीक नहीं आ रहा है, तो वो शुगर का लेवल मेंटेन रहता है हमारे शरीर में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाना। चावल अधिक नहीं खाना है। चावल यदि खाना भी है तो पसा करके खाना है। ग्रीन सब्जियां खाना है, सलाद को महत्व देना है, ठीक है। और मीठी चीजों से बच के रहना है। अब मीठे में फ्रूट भी आ गया। अब लोग बोलते हैं कि नहीं फ्रूट की शुगर, अरे फ्रूट में फ्रक्टोज है ना, वो भी शुगर ही है। तो ऐसे फ्रूट जैसे जो मीठे नहीं है, जैसे कम मीठे, जैसे अमरूद हो गया, बिही हो गई जी, जैसे नाशपाती हो गया जी, ठीक है। नाशपाती थोड़ा सा खट्टा होता है, कम शुगर वाला। मौसम्बी को जोड़ सकते हैं, मौसम्बी को भी जोड़ सकते हैं। किंतु अब लोग बोले आम आ रहे हैं सीजन में, हम दो आम खा जा रहे हैं। अब सीताफल आ रहे हैं, सीताफल इतना मीठा होता है, आम इतना मीठा होता है, तो ऐसे फल, आपका चीकू हो गया, चीकू, सीताफल, आम हो गया, ऐसे फ्रूट्स को हमें मतलब टेस्ट करने के लिए इतना सा खा लिए, थोड़ा सा खा लिए, केवल मन को रखने के लिए। ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं तो पूरा खा रहे हैं, है ना। आप ठीक है, लग रहा है तो थोड़ा सा चख लीजिए, बस अपने मन को संभालने के लिए। लेकिन यदि हम लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लंबे समय का डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है जी। डॉक्टर साहब, ये तो रही भोजन की बात, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मीठा ले रहे हैं तो कैसे लेते हैं। फलों में अगर मीठा खा रहे हैं तो अत्यधिक मीठे वाले फल नहीं खाने हैं, जैसे आम है, चीकू है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। अब डॉक्टर साहब, हम फोकस करना चाहते हैं, अभी वर्तमान में आप जानते हैं कि ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में ही ऐसा क्यों होता है कि अधिकांश जो मधुमेह के पेशेंट्स होते हैं उनमें लकवा, अनेकों गंभीर प्रकार की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, इस प्रकार के लक्षण सिर्फ डायबिटिक पेशेंट में क्यों देखे जाते हैं? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जो ठंड का सीजन है अपने आप में एक स्ट्रेस वाला सीजन होता है ना। टेम्परेचर डाउन होता है, शरीर को उस चीज को मेंटेन करना रहता है, अपने टेम्परेचर को। क्या होता है, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज लंबे समय की होती है तो उनके जो शरीर में ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन हो जाता है। ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन इस तरीके से होता है कि वो ठंडा और गर्म जो सेंस करने की जो एबिलिटी रहती है थोड़ी सी स्लगिश हो जाती, स्लो हो जाती। तो जब इस तरीके से टेम्परेचर को वो सेंस कर नहीं पाता तो क्या होता है कि अत्यधिक ठंड, आप देखना ज्यादातर अटैक्स जो आते हैं, हार्ट अटैक या पैरालिसिस के अटैक जो होते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग आते हैं, और अर्ली मॉर्निंग ही सबसे अधिक टेम्परेचर डिप करता है। तो उस समय सर्कुलेशन होता है, उसमें शुगर भी है। जितनी अधिक शुगर बढ़ती है उतना अधिक कई लोगों में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, जिसको डायबिटिक डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। बढ़ी हुई डायबिटीज के कारण
कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट कोलेस्ट्रॉल की बीमारी अलग तरीके की होती है, किंतु बढ़ी हुई शुगर के कारण कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर यह जम जाती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, या टेम्परेचर सेंस नहीं करने के कारण शरीर उसमें थोड़ा सा क्लॉटिंग जैसा कर देता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को अर्ली मॉर्निंग अटैक आएगा या पैरालिसिस होगा। पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस हमारे ब्रेन की जो वेसल है, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें या तो क्लॉटिंग हो जाना, या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण वेसल का हार्ड होने के कारण क्रैक हो जाना, ठीक है। और तीसरे तरीके का किसी भी तरीके से किसी भी वेसल्स में दबाव होने की स्थिति में, तो पैरालिसिस होने के ये 3 कारण है। अब हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? किसी भी जो हृदय की वाहिनी है, धमनी है, उसमें क्लॉटिंग हो गई। अब उसमें क्लॉटिंग हो गई तो वहाँ का सर्कुलेशन हैम्पर हो गया। अब जहाँ का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो वो मसल डैमेज होना चालू हो गई। ये हार्ट अटैक होता है। प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता तो मसल डैमेज होना चालू हो जाती। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर की समस्या है, ठंड के मौसम में यदि आपको बाईं तरफ चेस्ट पेन हो, या दर्द हाथ में जा रहा है या गर्दन में आ रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, या सीने में बहुत तेज दर्द कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही अपने निकटतम चिकित्सक को दिखाना चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द अपने जो बीमारी है उसके बचाव की तरफ हमारा कदम उठ सके। नहीं तो क्या होता है, हम सोचते हैं अरे यार एसिडिटी जैसा लग रहा है, और कई बार हम घर में बैठे रह जाते हैं और फिर बाद में नुकसानदायक स्थिति से जूझना पड़ता है। तो मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन भी व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की बीमारी या शुगर की बीमारी है, ऐसे व्यक्ति जिनको ठंड के दिन में या किसी भी सीजन में अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पसीना निकल रहा है, लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, या जबड़ों की तरफ जा रहा है या गर्दन की तरफ जा रहा है, तो तुरंत ही अपने निकटतम चिकित्सक को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो हार्ट अटैक के लक्षण के बारे में आपने जानकारी दी। पैरालिसिस के थोड़े से जो कुछ लक्षण होते हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। पैरालिसिस जो होता है, जो हमारे मस्तिष्क की वाहिनियों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने के कारण होता है। या तो ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई, या बढ़ती उम्र के कारण जो, या कोलेस्ट्रॉल के कारण वेसल हार्ड हो जाती है, बढ़े हुए बीपी के कारण क्रैक हो गई तो उसमें ब्लीड हो गया। इसके अलावा जब ऐसी कभी समस्याएं होती है, स्ट्रोक या पैरालिसिस होता है, तो क्या लक्षण हो सकते हैं? चक्कर आना, सर में तेज दर्द होना, दिखने में समस्या, लोगों को पहचानने में समस्या, बोलने में जबान में लड़खड़ाहट होना, साथ ही साथ शरीर के किसी भी अंग का काम नहीं करना, या कमजोरी आना, जैसे लेफ्ट हैंड में कमजोरी आ गई, या राइट हैंड में कमजोरी आ गई, या लेफ्ट पैर में कमजोरी आ गई, या राइट पैर में कमजोरी आ गई, या किसी भी शरीर के एक साइड में पूरी कमजोरी आ गई। यह पैरालिसिस के लक्षण होते हैं। जब भी यदि शुगर या बीपी वाले मरीज को ऐसा कभी भी लगे कि हमारे किसी भी तरीके से बोलने में जबान लड़खड़ा रही है, या हम लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, या हमें चक्कर आ रहा है, या हमें डबल दिख रहा है, या किसी भी हाथ में वीकनेस आ रही है या पैर में वीकनेस आ रही है, तो ये पैरालिसिस हो सकता है। अपने किसी भी जो आपके संबंधित डॉक्टर हैं उससे आप पहले परामर्श लें और इस चीज़ को बढ़ने से रोकें, क्योंकि अधिकतर जो केसेस हम लोग देखते हैं, यह हमारी जो समझ है, हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ है तो कैसे क्या लक्षण है इसके, तो यह हमारी समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ हो सकती है। हमारी जानकारी के अभाव में चीज़ें बढ़ जाती हैं। यदि हमें जानकारी होती है तो हम तुरंत ही स्टेप उठा करके डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो शायद किसी बड़ी डिसेबिलिटी से हम बच सकते हैं। यदि तुरंत चले गए तो हो सकता है कि वह रिकवर हो जाए, फुल्ली रिकवर हो जाए। कुछ दिन लेट जाएंगे तो हो सकता है वह 80% ही काम करें, 20% ना हो। तो जानकारी का अभाव ही हम लोगों को हेल्थ सिचुएशन से जो है रिकवरी में थोड़ा पीछे रखता है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग बीमारियों के लक्षण को जानें, पहचानें, ताकि हम लोग अपनी हेल्थ में रिकवरी जल्दी कर सकें। डॉक्टर साहब, अधिकांश ये देखा गया है कि जितने डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें नंगे पांव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो एक बड़ा कौतूहल का विषय रहता है कि हम लोग, जैसे हमारे यहाँ माता जी को शुगर है, तो हम कई बार उन्हें कहते हैं कि अम्मा आप चप्पल पहने रखें, कहीं आपको पैर में चोट ना लग जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को अगर चोट लग जाती है तो वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है।
तो इसका क्या कारण है कि लगातार हमें चप्पल पहनी रहनी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मन में ऐसे प्रश्न होते हैं जी कि जो हमें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसा कि हम जानते हैं, यदि मधुमेह या डायबिटीज वाला व्यक्ति, यदि उसे कोई घाव हो गया हल्का सा भी, तो उसको भरने में बहुत समय लगता है ना। या तो कई बार वो घाव पस फॉर्मेशन का रूप ले लेता है या बड़ा अल्सर बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को शुगर है या डायबिटीज है, चप्पल हमेशा पहन के रखना चाहिए या अच्छे क्वालिटी के मोजे या शूज पहन करके रहना चाहिए। नंगे पाँव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जरा भी कंकड़ पत्थर गिरने के कारण या नेल्स काटते समय हल्का सा कुछ नेल कटर लगने के कारण भी कई बार फोड़े हो जाते हैं, जिसको भरने में बहुत समय लगता है। डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। पैरों में स्पेशल सेंस नहीं होने के कारण कई बार वो ठंडा गर्म क्षमता नहीं होती, कई बार पैरों में कुछ लग जाता है, पता नहीं चलता और वह घाव का रूप ले लेता है। तो हमें पैरों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। पैरों के साथ साथ हमारे हर वो आर्गन की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए जहां पर हमें चोट लगने का खतरा रहता है। जैसे मैंने कई ऐसे केस देखे हैं कि आज कोई व्यक्ति फूल लेने गया, फूल तोड़ने गया और कल उसको मतलब कांटा गड़ गया है। अब 2 दिन बाद पता चला कि उसकी उंगली पूरी रेड सोलन हो गई और थोड़ा सा उनने और लेट कर दिए तो पता चला 4-5 दिन बाद उसकी उंगली को काटना पड़ रहा है। ऐसे भी केस होते हैं। इसके अलावा पैरों की बात करें तो हम चलते हैं, कई बार ऐसा होता है घर में अंदर हैं तो ठीक है, नंगे पाँव चल लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बाहर चल रहे हैं, कुछ चुभ गया, कुछ गड़ गया, तो हम उस चीज को बढ़ने क्यों दें। तो एक मेडिकल साइंस में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही हम प्रिवेंट कर लेना किसी चीज को होने से, होने के बाद ठोकर लगने के बाद सीखने से कोई मतलब नहीं है। हम दूसरों के जो ठोकर लगी है उससे ही सीख जाए, अपने ऊपर हम आने ना दें। तो अपने पैरों का विशेष ख्याल रखें। जब भी ऐसा लगता है कि पैरों में कुछ झुंझुनाहट हो रही है या जलन जैसे हो रही है या कुछ डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि जब ये चींटी चले जैसा लगना होता है पैरों में, या पैरों में अत्यधिक जो बोलते हैं ना पैर चढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऐंठ रहे हैं या जलन होना चालू हो गई, तो ये न्यूरोपैथी के लक्षण है। मतलब नसों की खराबी होना चालू हो गई है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि चोट लगती है तो पता नहीं चलता और फिर तब पता चलता है जब वो घाव बढ़ जाता है। तो हमें विशेष रूप से अपने पैरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई पैरों के तलवों को बिल्कुल कुनकुने पानी से धो करके हमेशा देखते रहना चाहिए। मोजे अगर वियर करते हैं तो स्वच्छ साफ सुथरे मोजे वियर करें। चोट लगने से अपने पैरों को बचाएं, यह सबसे वो जरूरी है, क्योंकि पैरों में यदि चोट लगी तो फिर वो डायबिटिक अल्सर बनने में देरी नहीं लगती और उसको हील होने में काफ़ी समय लगता है।